है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कम। न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी तड़का। चुनावी तड़के में आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो पेशे से वकील है, करते हैं समाज सेवा। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब। जलालुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जलाल साहब के साथ में और भी लोग हैं, हमारे साथ हैं अरशद अमीर साहब हैं, अब्दुल गनी साहब हैं जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, और भी उनके तमाम साथी सहयोगी यहाँ पर हैं। बात हम जलाल साहब से करेंगे। जलाल साहब, चूंकि चुनावी मौसम है, चुनाव में लगातार कहीं न कहीं तड़के भी लग रहे हैं और इसमें शरद पवार साहब के बिना इस बार कहा जा रहा है कि कोई तड़का पूरा होने वाला नहीं है। सीमित संख्या में लड़ना, एक सीट भी छोड़ देना और उसके बावजूद एक विश्वास रखना कि इस बार तड़का हम ही लगाएंगे, ये आत्मविश्वास है, कोई कल्पना है या बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है? इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आज की तारीख में बगैर किसी शुबहे के ये बात कबूल करनी पड़ेगी कि मुल्क की सियासत में बहुत ही बड़े कद का नाम शरद पवार है और जिस तरह के संकेत हैं उसमें ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है और यकीनन शरद पवार के बगैर मुल्क की सियासत नामुकम्मल होगी। शरद पवार अक्सर इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नतीजा कुछ निकलता है। कहा यह जा रहा है चुनाव के बाद समीकरण कुछ इस तरह के भी बदल सकते हैं कि शरद पवार एक गैर कांग्रेस, गैर भारतीय जनता पार्टी दलों के रहनुमा के तौर पर उभर सकते हैं और कोई भी करवट ले सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, सियासत जो है, एक मकूला है कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। अब ऐसा है कि ये इफ्स एंड बट्स वाली बात है। वैसे शरद पवार कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो उस कॉम्बिनेशन में शरद पवार एक बहुत बड़ी हैसियत के हामिल होंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन सेकुलर कॉम्बिनेशन होगा। आप देखते होंगे कि 1999 में कांग्रेस से निकलने के बाद, या इनफैक्ट कांग्रेस ने उनको जो है निकलने पर मजबूर किया और इसके बावजूद जो है कांग्रेस की सरकार के बनाने का जब वक्त आया, एक सेकुलर सरकार बनाने का वक्त आया महाराष्ट्र से लेकर मरकज़ तक, तो सरकार बनाने में जो है शरद पवार साहब ने एक सेकुलर गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में मदद की। वरना उस वक्त वो जा सकते थे कम्युनल कॉम्बिनेशन के लिए भी, लेकिन शरद पवार साहब ने उस वक्त भी प्रूफ किया कि लाख मुखालफतों के बावजूद उन्होंने जो है कांग्रेस की हिमायत की और एक सेकुलर सरकार वजूद में आई। बात आपकी करें, आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, उसके माइनॉरिटीज़ की बात होती है। अभी शरद पवार साहब एक तरफ केंद्र पर व्यक्ति आधारित राजनीति हो रही है, कहीं मोदी के नाम पर, कहीं राहुल के नाम पर, कहीं केजरीवाल के नाम पर। धाकड़ नेताओं में शुमार होने के बावजूद उस तरह का माहौल क्यों नहीं बन पाया शरद पवार के प्रति, खासकर माइनॉरिटी क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दे पाई? दो चीज़ें हैं। एक सवाल के पीछे का मकसद ये था कि मोदी एक तरह की भूमिका बना दी गई कि एंटी मुस्लिम, राहुल जाए, अगर मोदी के साथ माइनॉरिटी नहीं जा रही है तो राहुल के साथ जाएगी, और केजरीवाल चूंकि मोदी पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं तो लगने लगा कि माइनॉरिटी इस तरफ भी जा सकता है। तो शरद पवार का क्या रोल अगर इतने बड़े कद्दावर नेता हैं तो? देखिए, ऐसा है कि मुल्क की सियासत में एक चीज़ ज़रूर इस बात का हम सबको एतराफ़ है कि कांग्रेस को जिस तरह से मुल्क में अपनी खिदमात को पेश करना चाहिए था, कांग्रेस की क़यादत उसमें कहीं न कहीं कमज़ोर रही है। मुल्क में अब जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो,
चाहे ऑल इंडिया अन्ना डीएमके या डीएमके हो, बीजू जनता दल हो, ये जो है समाजवादी पार्टी हो, नीतीश कुमार जी की अपनी पार्टी हो या लालू प्रसाद की हो, ये सब पार्टियां भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगी। और जाहिर सी बात है जब ये इलाकाई पार्टियां आएंगी तो अगर फ़र्ज़ करिए कि कांग्रेस इस हैसियत में नहीं आती है तो ये इलाकाई पार्टियों को कांग्रेस जाहिर सी बात अगर सपोर्ट करती है तो यकीनी तौर पर इन तमाम नेताओं में शरद पवार ही की एक सियासी हैसियत और उनका कद ऐसा है जिनके ऊपर इंशाल्लाह इत्तेफाक बन सकता है। बात उन पर इत्तेफाक बनने की आएगी तो लोग क्या वो भूल जाएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट के नतीजों की बात आती है, उन्हें क्लीन चिट देने की बात आती है मोदी की, तो वो शरद पवार ही हैं जो उसकी तायद करते हैं, तो क्या लोग उसे भूल जाएंगे? नहीं, शरद पवार साहब ने कभी भी मोदी की हिमायत नहीं की, एक उन्होंने उसूली बात की थी। लेकिन अभी जो है 4 रोज़ पहले एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए या भांडुप में शरद पवार साहब ने एक बात की कि वो बात तब तक की थी जब तक ज़किया जाफरी वगैरह ने वहाँ मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब ज़किया जाफरी वगैरह ने इलाहाबाद यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट में चूँकि चैलेंज किया है और उस फैसले के ख़िलाफ़ गई हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि आज की तारीख़ में उन्हें किसी तरह का कोई क्लीन चिट ये नहीं है। वो एक चीज़ ये थी कि उनका ये मानना था कि मजिस्ट्रेट के फैसले के ख़िलाफ़ चूँकि ये पिटीशन इन लोगों ने फाइल नहीं की थी या कोई स्टैंड नहीं लिया था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो लोग नहीं स्टैंड ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग मुतमईन है कि भाई मजिस्ट्रेट का फ़ैसला है और इससे इत्तफाक है। लेकिन अदलिया को उस फैसले को जब चैलेंज किया जा चुका है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी जो है आज की तारीख़ में भी कटहरे में खड़े हैं, उनको किसी तरह की कोई सर्टिफिकेट नहीं दी जा सकती है। इसमें माइनॉरिटी का कितना बड़ा रोल होगा इस बार? जब भी इससे पहले जनसंघ रहा हो, हिंदू महासभा रही हो, भारतीय जनता पार्टी के 92 के दौर की भारतीय जनता पार्टी रही हो, हिंदू बनाम मुस्लिम, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, इस तरह के चुनाव होते रहे। पहली बार हिडन तरीके से एक नई रणनीति के तहत पूरी तरह से माइनॉरिटीज़ पर आक्रमण नहीं कर रही है, उस पर कोई बहुत आक्रामक भूमिका भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है। ये क्या रणनीति है उनकी और इससे कैसे निपट पाएगी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां? देखिए, एक बात तो हमको आपको समझ के चलना पड़ेगा कि इस मुल्क में 2 बोली बोली जाती रही है। एक बोली रही है उनकी जो इंसानी जानों से खिलवाड़ करते रहे हैं, जो वहशत की सियासत में यकीन रखते हैं, हम और तुम की सियासत में यकीन रखते हैं, या उस तरह के हैं जो कहीं न कहीं नज़रियाती तौर पर हिटलर से और गुरु गोलवालकर और हेडगेवार की सियासी जो सोच है उससे इत्तेफाक करते हैं। और एक बोली बोलते हैं वो जो अमन की बोली है, जो गौतम की बोली है, जो गुरु नानक की बोली है, जो ख्वाजा साहब की बोली है, यानी तमाम इंसानों को साथ लेके चलो। तो ऐसे लोगों के दरमियान टकराव रहा है। और गांधी जी की बोली एक है जिससे हम सब का इत्तेफाक रहा है, मुल्क की अक्सरियत का इत्तेफाक रहा है, और वो गांधी इसी बोली वालों के साथ जो गुरु गोलवालकर, हेडगेवार और हिटलर की बोली बोलते हैं, उनकी इस बोली वालों की जो है निशाना बने और उनको जो है शहादत उनको नसीब हुई। तो आज की तारीख़ में वो सारी ताकतें जो गांधी, गौतम, गुरु नानक के नज़रिए में यकीन रखती हैं, यकीनी तौर पर सफारा हो रही हैं। और उस बोली बोलने वालों को जो नफ़रत की बोली बोलते हैं, जो वहशत की बोली बोलते हैं, जो दरिंदगी की बोली बोलते हैं, जो इंसानों में बंटवारे की बोली बोलते हैं, उनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह सफारा होंगे और इन ताकतों को शिकस्त से हम किनार करेंगे। क्योंकि भले आज की तारीख़ में बीजेपी जो है उस तरह की ज़ुबान न बोल रही हो, लेकिन आपको एक बात देखना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ करिए मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा सानहा रहा जहाँ 50,000 लोग कैंपों में गए, जो लोग उसके लिए ज़िम्मेदार पाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिनको ज़िम्मेदार दिया, हुकुम नारायण और दूसरे लोगों को, पता चला कि जिनको अरेस्ट किया गया था मुजफ्फरनगर फसाद की वजह से, उनको आगरे के जलसे में बुलाकर उनकी पजीराई मोदी और राजनाथ सिंह ने की। तो उससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह की सोच में ये यकीन रखते हैं। वो भले इस तरह के अवामी जलसों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं पैदा कर रहे हों, लेकिन जो नफ़रत पैदा करने वाली ताकतें हैं उनकी हिम्मत अफजाई, उनकी पजीराई करने का काम करते हैं, जो यकीनी तौर पर मजम्मत की बात है। इसलिए मुसलमान
कहीं से कहीं तो, और अक़लियतें उनके साथ बिल्कुल नहीं जा सकती, उनके फ़रेब में नहीं जाएंगी। और इंशाअल्लाह जो है, जो उनका हश्र पहले होता रहा है वही हश्र इंशाअल्लाह इस बार भी होगा। अल्पसंख्यकों की क्या भूमिका होगी? बड़ी भूमिका आपको लगती है जब ऐसे में, जबकि अल्पसंख्यकों के वोटों का दावा करने वाले कई दल हैं, अपने आप को सेकुलर पार्टी का चोला ओढ़े हुए भी कई ऐसे दल हैं जिन पर सांप्रदायिकता के आरोप लगते रहे हैं और मिलीभगत के भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच माइनॉरिटी किस आधार पर चुनेगी अपने नेताओं को, अपनी पार्टी किस तरह से चुनेगी और कैसे वो चुनेगी कि मोदी या मोदी सरकार ना आने पाए? इसमें आप लोगों की क्या भूमिका होगी? देखिए, हम सब लोगों की ख्वाहिश है, हम सब लोगों की ये अपील है और अक़लियत के तमाम ज़ी शऊर सियासी अफराद जो हैं वो इस बात की यकीनी तौर पर लगन और कोशिश में लगे हुए हैं कि मुस्लिम वोट या दीगर अक़लियात का वोट जो है वो कहीं से सियासी बेवज़नी का शिकार न हो, उनकी तक़सीम को किसी तरह से रोका जाए। वो सियासी ताकतें जो फ़िरक़ा परस्त ताकतों को बराह रास्त चैलेंज दे रही हैं, जिन जिन जगहों पर अक़लियतों को उनके साथ जाना होगा, जिससे कि उन फ़िरक़ा परस्त और फ़ाशिस्ट ताकतों को हराया जा सके और अपने वोट को बेवज़नी से बचाने के लिए उनको एक जो है लाहेअमल तय करना होगा, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी जिसके तहत उनके वोट को की तक़सीम को रोका जा सके और फ़िरक़ा परस्त और फ़ाशिस्ट ताकतों को जिसे शिकस्त से हम किनार कराया जा सके। एक बड़ा सवाल आता है कि इतने सबके बावजूद ऐसा क्या बिगड़ जाएगा अगर मोदी सरकार आ ही जाती है तो? देखिए, ऐसे इस मफरूज़े पर हम यकीन नहीं रखते हैं। मोदी, पहली बात यह है कि जिस जहनीत का इजहार मोदी कर रहे हैं, पहली बात यह कि वो अपनी ही पार्टी में जिस तरह से उनके यहाँ की जो सियासी रहनुमा जो थे उन सब को बेहैसियत बेवज़न करने में लगा हुआ है। वो आदमी तानाशाही जहनीत का मुजाहरा कर रहा है, डिक्टेटरशिप का मुजाहरा कर रहा है। अक़लियतें, जाहिर सी बात है, उसको देख कर के उन्होंने गुजरात में देखा है जिस तरह से आज की तारीख़ में भी गुजरात का जो वो दिखाया जाता है तरक्की का जो इंडिकेटर है, उसमें अक़लियतें बड़ी बुरी हालत में हैं और वो जो दिखा रहे हैं वो झूठ पर मबनी सारी तरक्की की सारी चीज़ें हैं। वरना हेल्थ और दूसरे इशूज़ पर, एजुकेशन पर पता चला कि गुजरात आज जो है 14वें और 16वें नंबर पर है दूसरी रियासतों के मुकाबले में। तो वो तरक्की कहाँ की है, वो तो झूठ पर मबनी बात है। दूसरी बात यह कि अक़लियतें किसी मोदी के रहने न रहने की बात नहीं है। बात यह है क्या ये मुल्क डॉक्टर अम्बेडकर का वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या उसी शक्ल में रखेगा? मोदी वगैरह के आने के बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क के इंटीग्रेशन पर सवालिया निशान लग सकता है, इसलिए कि अक़लियतें बेपनाह मतलब जो है इनके ज़रिए वो होंगी। मुल्क में जो है खुदा न खास्ता ऐसा न हो जाए कि इनके आने के बाद एक सिविल वार का माहौल बने। इसलिए हम चाहते हैं और तमाम अक़लियतों से कि कॉन्स्टिट्यूशन की बका के लिए, मुल्क में अमन व आशती के लिए, भाईचारे का माहौल ख़राब न हो, मुल्क किसी तरह से उसमें इंतशार पैदा न हो, इसलिए इन तमाम ताकतों को जो है हाशिए पर लगाना ज़रूरी है और इस मुल्क के तमाम समझदार इंशाअल्लाह जो है ये करके दिखाएंगे। ये डर कब तक बिठाया जाता रहेगा कि शेर आया शेर आया? नहीं, कोई शेर नहीं है। ये जो है पैसे के ज़ोर पर, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि इस मुल्क के तमाम लोगों का एक मुतालबा तो ये करना चाहिए कि ये आदमी रोज़ाना सुबह शाम एक प्रचार में लगा हुआ है कि इसको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये आज की तारीख में गुजरात स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। अगर ये सुबह शाम इस तरह से लगा हुआ है तो इसको जो है बहैसियत वज़ीर आला इसको पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन कर देना चाहिए था, इसलिए कि ये अपनी ड्यूटीज़ का एग्जीक्यूशन जो है ये कैसे कर रहा होगा। ये जो है आज की तारीख में जो जिस तरह के पैसे आ रहे हैं, अगर मुल्क में एक तरफ गुफ्तगू हो रही है कि तमाम कामों में ट्रांसपेरेंसी हो, इस मुल्क में ये हो रहा है कि जो पैसे लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश होती है कि साहब वो सारे पैसे को जो है मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। आज जिस बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस बड़े पैमाने पर पैसा मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो बताने में नाकाम है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी ताकतों से मुल्की या बैरून मुल्की, ये एक तहकीक का पहलू है कि इसमें जांच होनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी ताकतें हैं
और किस वजह और किस पस मंज़र में जो है इसको इख्तदार पर बिठाना चाहती हैं। और दूसरी अखलाकी तौर पर मोदी को जिस वक्त इन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे के तौर पर अपने नाम को पेश किया, इसको जो है वज़ीर आला के हैसियत से गुजरात के जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और खुल के आता। इसका मतलब कि वो आज की तारीख़ में उसको अपने यहाँ गुजरात में किसी पर एतमाद नहीं कि वो उसको जो है चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ला के बिठाए। एक लॉजिक की बात आपने कही, नैतिकता की भी बात इसमें छुपी हुई है और कहीं ना कहीं इस तरह के दबाव लाने की कोशिश सभी दलों की तरफ से होनी चाहिए थी। चूक क्या मोदी के खिलाफ लड़ने वाले सभी दलों से नहीं हो रही है या फिर बाजी केजरीवाल मार ले जा रहे हैं उन पर आक्रामक होकर? नहीं, केजरीवाल तो वैसे भी जो है कहीं ना कहीं इस बात का आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि केजरीवाल कहीं न कहीं से मीडिया क्रिएशन है। जिस तरह से वो जो है मोदी को मीडिया क्रिएशन कहा जाता है, केजरीवाल को मीडिया क्रिएशन कहा जाता है, तो ये मीडिया के क्रिएशन है लेकिन जनता में है, जनता कहीं ना कहीं उनके प्रति आकर्षित हो रही है, तो बाकी दलों के लिए भी तो मीडिया उसी तरह से काम कर रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि मीडिया क्रिएशन मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया कि सिर्फ दिल्ली में जिस वक्त इलेक्शन हुए थे, मुल्क की 5 रियासतों में हुए थे और 4 रियासतों में मोदी केजरीवाल जी के कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। सिर्फ एक रियासत थी दिल्ली, जहां सिर्फ ये फ़कत 28 सीट लाए थे। उस 28 सीट पर ऐसा लगाए जैसे ये कि हिंदुस्तान में बड़ा तुमार हो गया और वो जो है वहाँ जो है इनकी सरकार का बनना और जिस तरह से सुबह शाम उसको दिखाया जाना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि जिसकी बुनियाद पर यह लगे कि नहीं साहब हिंदुस्तान में बड़ा इनकलाब ये लेके आ गए। और दूसरी बात ये जो आपकी बीजेपी जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जो मतलब ये कि मीडिया क्रिएशन नहीं है, तो इसके अलावा क्या है? बीजेपी जो है आज की तारीख़ में इनकी सुबह शाम इनकी सारी मीटिंग्स को दिखाया जाना, इनकी हर रैली को कवर करना, और लोगों की पहले ये होता था कि साहब मीटिंग्स वगैरह के उसके कुछ रेफरेंसेस दिए जाते कि आज फलां मीटिंग में फलां साहब ने ये खिताब करते हुए ये कहा। आज की तारीख़ में यह है कि इनकी पूरी की पूरी तकरीर पूरी वो टेलीकास्ट की जाती है और वो सारी टेलीवाइज्ड होकर के सब तक पहुंचाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है, तो इसमें कहीं न कहीं कोई माशूक है इस पर्दा जंगारी में, कोई कुछ न कुछ इसमें है जो जिसकी पर्दादारी है। बात माइनॉरिटीज पर फिर घूमकर आती है। माइनॉरिटीज देश भर में आप देखें, आप चूंकि अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, आपने देश भर में दौरा किया होगा, भले ही इसका एतराफ़ आप भी करेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वो जिस तरह का महाराष्ट्र में उसका दबदबा है, अन्य प्रदेशों में वो बात नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी पार्टी लोगों से अलग दिखा सके कि जी हमारे साथ जुड़ी है? मुंबई शहर में भी एकमात्र सीट आप लड़ रहे हैं, तो किस तरह के वो क्या रणनीति होगी कि आप अपने साथ भी लाएं और अपने सहयोगी दलों के साथ भी उन्हें जोड़ सकें? जैसा कि गुफ्तगू के शुरू में ही मैंने आपसे एक बात की कि एनसीपी और हम सब की एक ख्वाहिश ये है कि सेकुलर ताकतों के वोट को बेवजनी से कैसे बचाया जाए। हमारी पार्टी के रहनुमा ने बहुत सारी जगहों पर जहां हम कैंडिडेट दे सकते थे, इसके बावजूद हमने कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से नहीं दिए कि सेकुलर वोट्स का डिवीज़न उसको रोका जाए। मिसाल के तौर पर हम जो है गोवा की दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार हमने डिक्लेयर कर दिए थे, कांग्रेस की भी कैंडिडेट्स थे, तो उसमें कांग्रेस की दरख्वास्त पर हमने अपने दोनों कैंडिडेट वहां से गोवा से विड्रॉ कर लिए, सिर्फ इसलिए कि साहब ऐसा है कि वहां पर जो है सेकुलर वोट्स के डिवीज़न को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर यह मामला रहा, सिर्फ वहाँ हम 2 सीटों पर लड़ रहे हैं कि कांग्रेस के वोट्स के डिवीज़न ना हो। यही सूरत हाल आसाम में आई कि आसाम में हमारा जो है बड़ी ताकतों के साथ साथ जब अलायंस नहीं हुआ तो कुछ कैंडिडेट्स हमने दिए थे, तो वहाँ हमने इस तरह से, तो बुनियादी मकसद हमारी पार्टी का ये है कि कहीं पर भी हम अपनी वजह से बीजेपी और दीगर इस तरह कम्युनल फोर्सेस को मजबूत होने का जो है मौका न दें और सेकुलर वोट्स जो हैं कंसोलिडेटेड तरीके से वो जो है इनके खिलाफ पढ़ें और हम जो है एक मैसेज दे सकें कि हमारे नज़दीक ज़्यादा सीटों का लड़ाना या वो नहीं, हमारे नज़दीक ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कम्युनल फोर्सेस को रोकना और उसको कितनी मजबूती के साथ हम रोक सकते हैं नज़रियाती सतह पर, वो जो है हमारी पार्टी उस पर यकीन रखती है, वो उसमें इसका मैसेज दिया है। पढ़ा लिखा तबका, कहा जा रहा है कि इस बार पढ़ा लिखा तबका सोच समझ कर वोट देगा। माइनॉरिटीज़ का पढ़ा लिखा तबका क्या अब भी उन्हीं घिसी पिटी बातों पर वोट देगा
कि हमें नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, उसे नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, या फिर वो सोच रहा है कि चलिए विकास के नाम पर, सरकारें बदलने के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर बहुत कुछ उसके जहन में चल रहा है। क्या माइनॉरिटी में भी ये बात आई है, अब भी नए सिरे से उसमें सोच जागी है अपने तरीके से वोट देने की, या फिर वो उन्हीं तरह के लुभावने नारों में या डर कर दूसरे की तरफ जाना, इसी मानसिकता में का भी शिकार है? देखिए, माइनॉरिटीज़ बुनियादी तौर पर दुनिया में कहीं भी हों, बहरहाल अदम तहफ़्फ़ुज़ का उनमें एक एहसास और शिकार होती हैं वो। लेकिन हम आपसे एक बात अर्ज़ किए दें कि इस मुल्क में जो संघ है और संघ का जो नज़रिया है गुरगुलवालकर और हेडगेवार का, जिसके ऊपर पूरी आरएसएस की नींव खड़ी है, तो उनके तहत वो चाहती हैं कि अक़लियतों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। उनके तमाम दस्तूरी हुकूक जो हैं उसको मतलब उनसे छीन लिया जाए, और वो जो है जिस तरह से जो होता है कि उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उससे उनको वंचित कर दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में अक़लियतें ज़ाहिर सी बात इंतहाई सोच समझ कर होशमंदी के साथ अपनी रिलीजियस कल्चरल आइडेंटिटी के साथ वो ज़िंदा रहना चाहती हैं, और वो यकीनी तौर पर उन तमाम फोर्सेस को जो उनकी उस आइडेंटिटी को उनसे छीनना चाहती हैं उनके ख़िलाफ़ सफ़ारा होना चाहती हैं। और वो यकीनी तौर पर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए इन फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि वो जो है महज इस खौफ है, एक हवा है, वो उन्होंने जो कुछ किया, अपना प्रोग्राम जो दिखाया उन्होंने, जो जेनोसाइड रही 2002 में या दूसरी जगहों पर, वो यकीनी तौर पर जो है इस बात की मुतकाज़ी है कि अक़लियतें जो है नए सिरे से एक स्ट्रेटजी के तहत संघ के ख़िलाफ़ या इसी ताकतों के ख़िलाफ़ कैसे सफ़ारा हों, वो जो है उनके सामने है। वो महज खौफ की वजह से नहीं, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल नज़रिए के तहत इंशाल्लाह इस पर जो है माइनॉरिटीज़ काम करेंगी। जनाब साहब, आप इससे पहले काफ़ी लोगों के साथ काम कर चुके हैं, वो चाहे बहुगुणा जी रहे हों, चरण सिंह रहे हों, ऐसे लोगों के साथ काम करना और वर्तमान में राजनीति का जिस तरह से पतन हुआ है, एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजियां, राजनीति का स्तर गिरा है, ये कितनी चिंता का विषय है? क्या चुनाव जीतने के लिए हर उस हरबे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि व्यक्ति पर आक्षेप भी लगे और फिर बाद में वो कुछ मामला भी न निकले? मात्र राजनीति के लिए कितना उचित है ये सब? नहीं, खैर ये तो वाक़तन अफसोसनाक है, बड़ी अखलाकी गिरावट आई है, और गुफ्तगू नज़रियात पर उस पर न होकर के वो शख्सियात पर हो रही है। अब आज की तारीख़ में ही जिस तरह से जो सियासत हो रही है, फ़र्ज़ करिए मोदी जिस तरह से हो, उसमें किसी नज़रिए गुफ्तगू नहीं हो रही है, फ़र्द वाहिद पर हो रही है। लेकिन बात तो होनी चाहिए कि ये फ़र्द वाहिद किस ग्रुप, किस इदारे की नुमाइंदगी करता है। और आज की तारीख़ में बहरहाल ये एक सवालिया निशान तो है, अफसोसनाक कि अखलाकी तौर पर जो है पतन तो बहुत हुआ है, गिरावट बहुत आई है। तो इसे संभाले रखने के लिए आपके अपने स्तर पर, आपके अपनी पार्टी के स्तर पर, चूंकि आप एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी एक डिपार्टमेंट के, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि ऐसी चीज़ों से कहीं न कहीं बचा जाए, और जहां पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उन्हें रोका जाए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इस दिशा में क्या प्रयास होंगे आपके? देखिए, इस सिलसिले में तो आपको एक बात लगेगी कि हमारी पार्टी के कौमी सदर मोहतरम शरद पवार साहब ने अभी बीच में, जैसे आपको लगेगा कि साहब यूपीए के हिस्सा हैं, यूपीए के वज़ीर आज़म हैं मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह ने जब इनके ताल्लुक़ से, नरेंद्र मोदी के ताल्लुक़ से एक कुछ कमेंट ऐसा किया जो थोड़ा हार्श था, तो शरद पवार साहब ने कहा कि ठीक है, इख्तलाफात के बावजूद सियासी हमें इस तरह के जो है कमेंट्स नहीं करने चाहिए जो ज़ाती सतह पर जाते हों। तो हमारा मानना यह है कि हमारी पार्टी का और हम सब लोगों की ज़ाती कोशिश ये है कि हम लोग ज़ातियात पर न जा कर के नज़रियात पर गुफ्तगू करें। दल बदल एक बड़े पैमाने पर इस बार देखने में मिल रहा है। अलग अलग दलों के लोगों को लगने लगा शायद कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को शामिल किया और टिकट भी रातों रात दिए, वो अपने आप में एक इतिहास। दूसरी तरफ दूसरे दलों के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वगैरह में भी शामिल हुए। तो ये विचारों का आदान प्रदान है या हृदय परिवर्तन है, मत परिवर्तन है,
या फिर रातों रात वो आते हुए जो लोग आपकी पार्टी में आ गए वो सेकुलर हो गए, कल तक सांप्रदायिक थे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। जनता भी जानना चाहेगी ना कि ये बातें क्या है। इलेक्शंस के दौर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इतना लाइट भी ले लेना राजनीति को कितना उचित है? एक हैसियत एक पार्टी के पदाधिकारी के नहीं है, सोचिए कल तक जो शख्स आपकी पार्टी का धुर विरोधी था, आज आपके साथ आते ही सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। तो ये राजनीति कहाँ ले जा रही है और हम किस तरह का आइडियोलॉजी हम अपने नई पीढ़ी को दे रहे हैं? नहीं, आइडियोलॉजी की बात नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके सर्वाइवल का जब सवाल आता है तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये बड़े पैमाने कौमी सतह पे ऐसा मामला नहीं। 10-5 लोगों के यहाँ वहाँ आने जाने से नज़रियाती कोई ये गुफ्तगू नहीं है। बहरहाल ये जो है ज़ातियाती गुफ्तगू है और ज़ाती तौर पर हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करता है, तो इस पर मेरा अपना वो कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। लेकिन ये कोई भी पार्टी कुछ हद तक तो नामुनासिब है। कुछ हद तक नामुनासिब है। आप ये जैसे एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, कुछ जगहें हैं जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करिए आज की तारीख़ में बीजेपी में जैसे क्लिनसिंग का एक बड़ा मतलब जो है चल रहा है मामला, कि बड़े आदमी थे जैसे जसवंत सिंह जिनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं था। अब जसवंत सिंह का बहरहाल अपना एक जो है स्ट्रेचर था, पता चला उनको वहाँ उन्होंने जो है ख़त्म करने की कोशिश की है जसवंत सिंह जैसों को। तो उसमें वहाँ एक कोशिश ये हो रही है कि सारा का सारा जो है एक ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बने, जो जीत के आए उनका अपना आदमी हो। तो इस तरह वाला मामला जहाँ है तो उसकी तो बहरहाल हम मजम्मत करते हैं कि साहब डेमोक्रेसी से डेविएट कर रहे हैं लोग। लेकिन बकिया जगहों पर अगर 1-2 फर्द यहाँ वहाँ आए गए तो उससे ज़्यादा मसला नहीं। आयाराम गैराम जायज़ है वर्तमान राजनीति में। जलाल साहब, चलते चलते कुछ खास उस कम्युनिटी से जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, सभी कुछ खास करना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में। मैं बहुत मुख्तसर में अपील करूँगा अक़लियती तबके के तमाम लोगों से कि खुदारा इस इलेक्शन को इंतहाई गंभीरता से लें और इलेक्शन के दिन निकल कर के वोट देने ज़रूर जाएं, जिससे कि इस मुल्क में जो एक नई सियासी फ़िज़ा कायम करने की कोशिश जहाँ की जा रही, जहाँ जमहूरियत का गला घोंट करके आमरीत के लिए जगह पैदा की जा रही, डिक्टेटरशिप के लिए जगह पैदा की जा रही है, तो आइए संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को इसमें इंतहाई अहम रोल अदा करने की ज़रूरत है और अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे फाशिस्ट ताकतों को उनकी हैसियत दिखाई जा सके। शुक्रिया जलाल साहब आपका। आपके साथ अरशद अमीर साहब, अब्दुल गनी साहब और अन्य सभी लोगों का, उनके दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात राजनीति की हो रही थी, बात माइनॉरिटी की हो रही थी, बात वर्तमान चुनाव की हो रही थी। कई गंभीर विषयों पर हमने बात करने की कोशिश की एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब से। देखते हैं उनकी बातें और उन जैसे तमाम राष्ट्रीय नेताओं की बातें जनता तक किस तरह से पहुँचती है और नतीजों में किस तरह से परिवर्तित होती हैं, ये देखना भी बड़ा रोचक होगा। फिलहाल के लिए सैयद सलमान को और चुनावी तड़के की टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।